न्यूज सलोनी सप्ताह की सुर्खियों में आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम आपको वो बड़ी खबरें बताएंगे जो पूरे सप्ताह सुर्खियों में रहती हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत के राजनीतिक मायने क्या थे। क्या अब किसानों का आंदोलन सियासी मोड़ ले रहा है? इसके साथ ही हम बात करेंगे 22 के चुनाव से पहले बीजेपी ने स्पेशल 8 की नई ब्रिगेड तैयार की है और 22 में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए क्या नई रणनीति तैयार की है। और फिर बात होगी यूपी में गठबंधन की गणित पर, जो चुनाव आते आते पूरे खेल को कैसे पलटेगी। तो आइए शुरू करते हैं सप्ताह की। मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत सितंबर शुरू होते ही एक बार फिर तेज हो गई है। 10 महीने बीत गए लेकिन किसान आज भी अपनी मांगों को लेकर चिल्ला रहा है। सरकार बात तो करने को तैयार है, लेकिन उसने पहले ही यह कह दिया है कि जो बात करनी है कर लो, लेकिन कानून वापसी नहीं होगी। लेकिन किसान भी कहीं से कमजोर नहीं है। अगर वो देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में सबसे बड़ा योगदान दे सकता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत पिछली बार की पंचायतों से काफी अलग थी और इसका सुर और मकसद कुछ लोगों को अलग भी लग रहा है। इस महापंचायत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि किसान महापंचायत में घोषित मिशन यूपी के क्या मायने हैं। क्या किसान आंदोलन अब राजनीतिक हो गया है? पहली बात तो यह है कि किसान आंदोलन का राजनीतिक होना ना तो गुनाह है और ना ही दिशाहीन होने का सूचक है। किसान आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर तीनों कृषि कानून जबरन थोपे जा रहे हैं। हमारे देश में ये बड़ी विडंबना है कि जो किसान हमें रोटी देता है, हम उसी के मुंह से निवाला छीनने के पीछे पड़े हैं। मुजफ्फरनगर की महापंचायत का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसमें किसान आंदोलन की किसी भी पंचायत से बढ़कर 5 लाख से ज्यादा किसानों ने शिरकत की है। अच्छा, अब तक किसानों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, लेकिन इस बार की पंचायत में किसानों ने मोदी और योगी को चुनौती देते हुए आने वाले चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने का ऐलान भी किया है। किसानों ने कहा कि उन्होंने नोटबंदी की थी, हम वोटबंदी करेंगे। किसानों ने यह तक कह दिया कि इस बार उत्तराखंड से भी बीजेपी की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। वैसे चुनाव तो उत्तर प्रदेश में भी है पहले, अब किसान अगर बीजेपी को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर रहा है तो यह खुद में बहुत बड़ी बात है। अब बीजेपी बाहर कहे या ना कहे, लेकिन उसे अंदर ही अंदर किसान आंदोलन का दीर्घजीवी और व्यापक होना डरा तो जरूर रहा होगा। खैर, जो किसान 10 महीने डट सकता है वो कुछ भी कर सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत में उमड़ा किसानों का सैलाब। 300 से ज्यादा किसान संगठन है शामिल। 10 महीने बाद मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत। कानून वापसी नहीं होने पर आंदोलन तेज होगा। किसानों के हुजूम की ये तस्वीरें बता रही हैं कि किसान आंदोलन एक बार फिर तेज हो चुका है। किसान आंदोलन को फिर धार मिल चुकी है। पहले से भी तीखे तेवर और धारदार अंदाज के साथ मुजफ्फरनगर में हजारों किसानों ने हुंकार भरी। जहां एक तरफ किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर आवाज उठाई, तो वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से बीजेपी को उखाड़ कर फेंकना है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने न सिर्फ खेती किसानी बल्कि निजीकरण, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया। टिकैत ने कहा कि आरएस सरकार को झुकाने के लिए वोट की चोट जरूरी है। टिकैत ने कहा कि देश बचेगा तभी संविधान बचेगा। ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा,
आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी, हमारे बच्चे हुए हैं, ये आंदोलन उनके कंधों पे है। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, 3 कानून ब्यूटी का ये एक हिस्सा है। पहला है कि यहाँ पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। इसने परमिशन दी, इसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे। आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, देश की जनता को धोखा दिया। धोखा नंबर 1। धोखा नंबर 2, बिजली बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे बिजली को। ये धोखा नंबर 2। वही घोषणा पत्र में नहीं लिखा, जब वोट मांगी नहीं कहा कि बिजली भी बेचेंगे, ये सड़क बेचेंगे। पूरी सड़कों पर टैक्स लगेगा और एनएच के आसपास 500 मीटर तक अपनी कोई चाय की दुकान और गुमटी भी नहीं लगा सकता। अगर किसी ने चाय का बचका रखा तो वह जमीन उसकी गांव समाज में नहीं होगी। ये सड़कों को बेचने का काम करेंगे। ये है LIC, जो बड़ी कंपनी देश की, बैंक, ये सब बिखरे हैं। इनके खरीदार कोई और नहीं है, खरीदार अडानी और अंबानी है। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों की महापंचायत को किसान पंचायत नहीं बल्कि विपक्षी दलों का नाटक करार दिया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी किसानों के इस आंदोलन को विरोध किया। किसानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, उनको इससे कुछ हासिल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस हर प्रकार से सक्षम है, किसी प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसके लिए जो आवश्यक कदम है उठाए गए हैं। और किसान अन्नदाता है और किसान का पूरा सम्मान है। लेकिन चीज़ें करके प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बाहर से आते हैं, माहौल ख़राब कर देते हैं और फिर माहौल ठीक करने की जिम्मेदारी जो यहाँ रहने वाले हम लोगों के हैं। अब मुजफ्फरनगर विकास के पथ पर अग्रसर है, पिछले कुछ सालों से बहुत शांतिप्रिय रहा, तो मुझे उम्मीद है कि आयोजक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और पंचायत का शांतिपूर्वक निस्तारण होगा। मुजफ्फरनगर में कई जिलों से हजारों किसानों ने एक साथ इकट्ठा होकर फिर हुंकार भरी है। अब किसानों का कहना है कि सरकार ने किसानों की बहुत परीक्षा ले ली। आगामी विधानसभा चुनाव में किसान अपनी ताकत दिखाएगा। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे मात देनी है, इसके लिए अब भारतीय किसान यूनियन पूरे उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में अलग अलग महापंचायतों का आयोजन करेगी। इसके अलावा 27 सितंबर को भारत बंद का भी ऐलान कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी से निपटने के लिए किसान संगठन एकजुट होकर एक मंच पर आए हैं और उन्होंने अपनी कमर कस ली है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर। सियासत के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य यूपी में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। 2022 में 4 और राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी पूरी शिद्दत से जुटी हुई है और किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए बीजेपी ने एक नई ब्रिगेड तैयार कर ली है, जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करेगी। अब यूपी में सबसे पहले मजबूती से चुनाव लड़ना है और इस काम के लिए बीजेपी ने सबसे जिम्मेदार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को समझा और उन्हें प्रभारी बना दिया। धर्मेंद्र प्रधान पहले बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड के प्रभारी भी रह चुके हैं और उनका काम बहुत अच्छा देखा भी गया है, इसीलिए अब उन्हें यूपी जिताने का जिम्मेदारी भी दे दी गई है। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है, वो ये कि बीजेपी ने ये भी कोशिश की है कि जातीय और सियासी समीकरणों के हिसाब से लोगों को उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी दी जाए। धर्मेंद्र प्रधान खुद भी कुर्मी बिरादरी से आते हैं। केंद्रीय नेतृत्व में यूपी के लिए चेहरों की तलाश करते समय जातीय, सामाजिक और राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से तय करने की कोशिश की गई है। जैसे किसान आंदोलन के बाद जाटों की नाराजगी की चर्चा के बीच हरियाणा के नेता कुमार अभिमन्यु को जिम्मेदारी पर लगाया गया है। इनके जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभिमन्यु से भाजपा के लिए जमीन दुरुस्त कराने का काम होगा। तो राजस्थान से आने वाले अर्जुन राम मेघवाल दलित समुदाय से आते हैं
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में दलित बहुल जिले हैं, तो अपने पुराने अनुभव से इन लोगों को साधने की कोशिश भी की जाएगी। सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर की बात कर ले तो वो बिहार से लगती हुई सीमाओं में जाति विशेष के लोगों पर अपनी पकड़ साबित करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अन्नपूर्णा देवी को यूपी के यादवों को साधने का काम सौंपा गया है। तो अनुराग ठाकुर की अगर बात की जाए तो वो खुद एक राजपूत बिरादरी से आने वाले लोगों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। कुल मिलाकर जितने भी लोग यूपी में चुनाव की जिम्मेदारी के लिए लगाए गए हैं, उन सबको उत्तर प्रदेश की सामाजिक समीकरणों के आधार पर जिम्मेदारियां दी गई हैं। इससे जुड़ी हम एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी फिर से सरकार बनाने के लिए पूरी तैयारी से लगी हुई है। इसके लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन्हीं चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी ने चुनावी राज्यों के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किसे कहां की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी से धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड से प्रहलाद जोशी को प्रभारी बनाया गया है। पंजाब की जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह शेखावत को दी गई। गोवा से देवेंद्र फडणवीस को प्रभारी बनाया गया और मणिपुर से भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया। अब अगर बात यूपी के चुनावों की करें तो यूपी की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को तो दी ही है, लेकिन उनके साथ में 7 सह प्रभारी और 6 संगठन प्रभारी भी बनाए गए। ग्राफिक्स के जरिए समझिए। उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया। उनके साथ अनुराग ठाकुर को सह प्रभारी बनाया। अर्जुन राम मेघवाल को सह प्रभारी बनाया। सरोज पांडे को भी सह प्रभारी बनाया। शोभा करंदलाजे, कैप्टन अभिमन्यु, विवेक ठाकुर। बताते चले कि पार्टी ने चुनावी रूप से सबसे अहम उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार 6 संगठन प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है। ब्रज क्षेत्र से संजीव चौरसिया को संगठन प्रभारी बनाया। पश्चिम यूपी से संजय भाटिया को संगठन प्रभारी बनाया। अवध क्षेत्र से सत्या कुमार को संगठन प्रभारी बनाया। कानपुर क्षेत्र से सुधीर गुप्ता को संगठन प्रभारी बनाया। गोरखपुर से अरविंद मेनन को संगठन प्रभारी बनाया गया और काशी से सुनील ओझा को भी जिम्मेदारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी के काम करने का एक तरीका है, उसी भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग स्टाइल के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के स्तर पर प्रभारियों की एक टीम नियुक्त की गई है और उसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी उत्तर प्रदेश में आ जाएं, प्रधानमंत्री जी आ जाएं, अमित शाह जी आ जाएं और जितने ताकत लगाने हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ ताकत लगा ले। यहाँ का किसान बैठा है उनसे पूछने कि मंत्री जी मुख्यमंत्री जी बताई गन्नवा के पैसा कहिया मिली, गन्नवा के दाम कहिया बढ़ी। ए मंत्री जी बताई ना कि हमनी के स्वास्थ्य व्यवस्था कहिया ठीक हुई, ये पूछने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता धर्मेंद्र प्रधान को पहचानती नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को न देखा है न समझा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2022 में एक्सपेरिमेंट के तौर पर अगर धर्मेंद्र प्रधान को लेकर आई है तो समाजवादी पार्टी उस चुनौती को स्वीकार करती है और डटकर हम उसका मुकाबला करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कसना शुरू कर दिया है और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी के विधानसभा चुनाव के साथ ही साथ अन्य 4 राज्यों में होने वाले चुनाव भी काफी अहम है, जिसके लिए पार्टी ने पूरी तरह कमर कस ली है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।
अब उत्तर प्रदेश की उस राजनीति का रुख कर लेते हैं जो ब्राह्मण वोटों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों के लिए बीजेपी, बीएसपी, सपा में तो फाइट चल ही रही थी। अब आम आदमी पार्टी ने भी ब्राह्मणों को रिझाने की कवायद शुरू कर दी है। सभी पार्टियां इस वक्त अपने आप को ब्राह्मणों का करीबी बताने के लिए जोर शोर से जुटी हुई हैं। अब सवाल तो ये है कि आखिर ब्राह्मणों के मन में क्या चल रहा है, ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि हर पार्टी ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए लालायित है, उत्साहित है, उतावला भी है। लेकिन ब्राह्मण किधर जाएगा, इस पर अभी स्थिति कुछ साफ नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण मतदाताओं का मूड अभी से भांपना इतना आसान नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि योगी सरकार से ब्राह्मण नाराज जरूर है और विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार को छोड़कर ब्राह्मण किधर जाएगा, इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। हर पार्टी ब्राह्मणों के लिए सम्मेलन कर रही है, लेकिन ब्राह्मण कहां शिफ्ट होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। ब्राह्मण सियासत पर देखिए यह खास रिपोर्ट। ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको वोट दिलाएगा? यूपी में ब्राह्मण वोट की जंग, ब्राह्मण बदलेगा राजनीति की गणित। सियासत का सेंटर पॉइंट बना ब्राह्मण। अगर शंख ब्राह्मण वोटों की मुनादी है, तो उत्तर प्रदेश के सारे दल शंख को कान लगाकर सुन रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि ब्राह्मण वोट का रुझान अब की बार किधर है, और सभी दल ये दिखा रहे हैं कि ब्राह्मणों के हक की असली लड़ाई तो वही लड़ रहे हैं, अब बीएसपी को ही देगी है। उसे पक्का यकीन है कि ब्राह्मण जीत का शंखनाद उसके लिए ही करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 80% से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग अब की बार बहुजन समाज के साथ अभी जुड़ चुके हैं। तो अब की बार ब्राह्मण समाज का जो व्यक्ति है वो दिखाने वाला इनको कि ये खाली घर में नेता लोग रह जाएंगे, इसके अलावा हो सकता है इनके घर वाले भी इनको वोट देने का। राजनीति में चुनाव के तराजू में वोट तो ले जाते हैं, जाति के नाम पर जनगणना तो नहीं होती, पर एक मोटा मोटी अनुमान तो ये है कि यूपी में ब्राह्मण वोट करीब 10% है। जिसके पक्ष में ये वोट गिरा उसे मालामाल कर देगा। इसीलिए धन के प्रतीकों को चुनावी लड़ाई का हिस्सा बनाया जा रहा है, और इसीलिए बीएसपी अब काशीराम की राजनीति से बहुत आगे निकल चुकी है। अब कहीं बीएसपी बाजी ना मार ले, इसके लिए सपा, भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी भी ब्राह्मणों को अपना बनाने की रेस में शामिल हो गई है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी को जैसे ही चुनाव आ रहा है, दोबारा से ब्राह्मण याद आ रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तब हम भगवान परशुराम की उससे बड़ी मूर्ति लगाएंगे, जितनी बड़ी लगाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। जितना अत्याचार इनकी सरकार में ब्राह्मणों पे हुआ, जितने एससी एसटी के गलत मुकदमे लगाए गए, वो आज पूरे प्रदेश को, हर वर्ग को, हर समाज को याद है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा के साथ पूरा हर वर्ग, हर समाज, ब्राह्मण समाज खासकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। माननीय अखिलेश यादव में अपना भविष्य देख रहा है, जिन्होंने हर मौके पे सम्मान दिया, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, ताकत देने का काम किया। उत्तर प्रदेश अब जाति जमात की राजनीति से ऊपर उठ चुका है। उत्तर प्रदेश अब विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रहा है। सड़क पर बात करें, सुरक्षा पर बात करें, रोजगार पर बात करें, ऊर्जा पर बात करें, लेकिन इन सारे मुद्दों को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन दोनों में होड़ मची है कि कैसे वो जाति पर नंबर ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, विशेष करके ब्राह्मण समाज जो प्रबुद्ध समाज है, वो इस तरह की जात जमात की पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। वो उत्तर प्रदेश के विकास के साथ, उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ेगा और विकास के मुद्दे पर वोट करेगा। जो पार्टी सत्ता में रह के ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न करती है, फर्जी इनकाउंटर कराती है, खुशी दुबे को जेल में रखकर सड़ाने का काम करती है, वो पार्टी आज ब्राह्मणों की हित की बात कर रही है, उनके लिए सम्मेलन आयोजित कर रही है। ब्राह्मणों को रिझाने में सभी राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन सवाल तो ये है कि 22 के विधानसभा चुनाव के लिए ब्राह्मण का क्या मूड है और वो किसके पाले में जाएगा। रिपोर्ट, भारत समाचार। सप्ताह की सुर्खियों में सप्ताह बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ नई सुर्खियों के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।